नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। अभी हम बैठे हैं, जाले से चुनाव लड़े थे जनाब डॉक्टर मशकूर उस्मानी साहब, और कुछ ही मार्जिन से हार गए, वो अलग बात है। एक युवा, जूझार, पढ़ा लिखा, इंसाफ पसंद एक लड़का मेरे बगल में बैठा है, जो जाले का ही नहीं, इस ज़िले का बेटा माना जाता है। और एजुकेशन का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, या अपनी जो इनकी जनता है जाले की, उनको इनकी किसी भी वक्त ज़रूरत पड़ती है तो हाजिर रहते हैं। तो आज कांग्रेस के लिए बड़ा दिन है। जो हालात बने इस देश में और जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता गई, सिर्फ एक शब्द का इस्तेमाल करने के वजह से आज सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की बहुत बड़ी जीत हुई है। इसी को लेकर के और कुछ और मुद्दे हैं देश के, उसको लेकर के आज मैं मशकूर उस्मानी साहब के पास आया हूं और इनसे कुछ सवाल करूंगा और उसके जवाब दूंगा। तो चलिए चलते हैं, मशकूर उस्मानी साहब से बात शुरू करते हैं। मशकूर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले मुबारकबाद, आज कांग्रेस की बड़ी जीत, राहुल गांधी की सदन में वापसी, कैसे देखते हैं इस जीत को? देखिए, सबसे पहले तो मैं सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। तमाम देश के अमन पसंद, इंसाफ पसंद लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। ये बहुत बड़ी जीत है, सुप्रीम कोर्ट की ओर से बहुत बड़ी राहत है राहुल गांधी जी को। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बता दिया, जैसे कि पहले भी कहा जाता रहा है कि जो बड़ी जो अदालतें होती हैं उनको कोर्ट ऑफ विजडम कहा जाता है, और निचली अदालतों को जो है वो कोर्ट ऑफ एविडेंस कहा जाता है। लेकिन इस केस के अंदर निचली अदालतों ने कोर्ट ऑफ एविडेंस होने में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा किया था। बट सुप्रीम कोर्ट का जो आज फैसला आया और आज इस तरह की बहस हुई है, हम लोग लगातार सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग देख रहे थे जिस वक्त ये बहस चल रही थी आज, तो उसमें हमने इस बहस के दौरान अलग अलग तरह की टिप्पणियां हुई, उनके तरफ से भी, हमारी तरफ से। अभिषेक मनु सिंघवी जी वकील थे, उन्होंने अपनी बात को मजबूती के साथ रखा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट ऑफ विजडम होने का पूरा एक भरोसा दिलाया और एक बार फिर से बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ विजडम है। और उन्होंने ये बताया कि राहुल गांधी जी को जो 2 साल की जो सजा हुई, और उस सजा की वजह से रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अंदर वो आ गए और उनकी सदस्यता रद्द हो गई, उनको घर खाली करना पड़ा, अपना सरकारी बंगला खाली करना पड़ा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोक लगा दी है। और स्वाभाविक सी बात है कि देश को आजाद हुए 75 साल हो गए हैं। ये जो कानून है इसके तहत मैक्सिमम सजा 2 साल की है, कि अगर आप किसी को कुछ बोलते हैं, ठीक है, और किसी को बुरा लगता है, कोई डिफेमेशन केस करता है, तो मैक्सिमम सजा 2 साल की है। और उसमें भी अगर आप माफी मांग लें या कुछ ऐसी बात हो जाए तो वो सजा कम हो जाती है, फाइन कम हो जाता है और केस भी खत्म हो जाता है। लेकिन 75 साल के इतिहास में ये पहला ऐसा केस है जिसमें अधिकतम सजा सुनाई गई लोअर कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी बात आपके माध्यम से जनता तक जानी चाहिए कि 75 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 2 साल की पूर्ण रूप से सजा दी गई। तो सबसे बड़ा सवाल ये निशान तो वही खड़ा होता है कि आखिर क्या वजह थी? क्या जजेस की मजबूरी हो गई इस देश के अंदर इस तरह की वो सजा को सुना? क्या राहुल गांधी उनको हैबिचुअल ऑफेंसर लग रहे हैं? हाँ, बलिदान का हो, उसको आपने एक हैबिचुअल ऑफेंडर के रूप में प्रेजेंट किया लोअर कोर्ट के अंदर। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन आज उसका कोर्स करेक्शन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया है। तो अब लोकसभा के स्पीकर को यह निर्णय लेना है, लोकसभा सचिवालय को यह निर्णय लेना है कि जल्द से जल्द, जिस तरह से 24 घंटे के अंदर उन्होंने सदस्यता कैंसिल की थी, तो इसी तरह से 24 घंटे के अंदर उनकी सदस्यता को रिस्टोर करना चाहिए। पार्लियामेंट का भी सत्र चल रहा है, 1 सप्ताह के आसपास अभी बाकी है। इस सत्र में, मतलब अगले दिन जो पार्लियामेंट चलेगा, जो नेक्स्ट वर्किंग डे है, उसके अंदर राहुल गांधी जी सदन में मौजूद होने चाहिए। अगर आप प्रधानमंत्री करीबी उनके दोस्त हैं, उनके हेलीकॉप्टर में आप चुनाव प्रचार में अगर घूमे हैं तो उनका ऋण अदा कीजिए। इसके खिलाफ है और मोदी जी चाहते नहीं है कि इस तरह की बात सदन के अंदर हो, पार्लियामेंट के अंदर हो। आपने देखा कि जब वो सदन से बाहर हुए तो उसके बाद किस तरह से सदन में माननीय सांसदों को अपनी बात को नहीं रखने दिया जा रहा है, किस तरह से सत्ता पक्ष सदन को नहीं चलने दे रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है इतिहास में कि सत्ता पक्ष सदन को नहीं चलने दे रहा है और विपक्ष के माननीय सांसदों को जो है सस्पेंड कर दिया जा रहा है।
कल आम आदमी पार्टी के सांसद को सस्पेंड कर दिया, एक सप्ताह पहले संजय सिंह जी को सस्पेंड किया गया, उससे पहले कांग्रेस के सांसदों को सस्पेंड किया गया, टीएमसी के सांसदों को। तो क्या क्या स्थापित करना चाह रहे हैं? क्या ये लोकतंत्र का क्षरण नहीं हो रहा है? क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है कि लोकतंत्र के मंदिर के अंदर जब आप जा रहे हैं, जब लोकतंत्र ही नहीं बचेगा तो क्या बचेगा? जब संसद में बहस ही नहीं होगी संसद भवन के अंदर, तो क्या मतलब है चुनाव कराने का? तो चुनाव कराना बंद कर दीजिए। आपकी तो मंशा ही यही है क्या 2024 के बाद चुनाव ही नहीं हो, इसी पथ पर आप लोग चल रहे हैं। चलिए, सवाल ये है कि जब से सीजीआई चंचूर आए हैं और जिस तरीके सख्त, मैं तो कहूँगा सख्त फैसले ले रहे हैं, और जिस तरीके से उनको ट्रोल किया जा रहा है, क्या दूसरे पक्ष के जो लोग हैं अब उनका विश्वास सुप्रीम कोर्ट से उठ चुका है क्या? देखिए, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम बॉडी है और सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय, जो भी फैसला आता है, चाहे वो आपके पक्ष में आए, आपके विपक्ष में आए, आप उस फैसले का सम्मान करते हैं और ससम्मान आप उस फैसले को एक्सेप्ट करते हैं। इससे पहले कांग्रेस के खिलाफ बहुत सारे फैसले आए, हमने ससम्मान उन फैसलों को एक्सेप्ट किया है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में फैसले आए हैं तो बड़ा सेलिब्रेशन हुआ है, और जब उनके खिलाफ फैसले आते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर आप गलत तरह की टिप्पणी करते हैं। देखिए, मैं ये मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी इंसान हैं, उनसे भी भूल चूक हो सकती है, उनसे भी गलती हो सकती है, और पिछले दिनों हुई है गलतियां। सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत कुछ सही नहीं चल रहा था। आप याद कीजिए 2018 का समय, जब 4 जजेस, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस आकर बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बोलते हैं कि रोस्टर सिस्टम ठीक नहीं है, हम लोग को काम नहीं करने दिया जा रहा, हम लोग फैसले नहीं ले पा रहे हैं। तो कुछ ना कुछ कमियां हैं, जजेस इंसान हैं, उनके अंदर भी कमियां हो सकती हैं, लेकिन माननीय न्यायालय पे इस तरह की टिप्पणी करना किसी फैसले के आने के बाद, ये कहीं से भी जो है वो एक लोकतांत्रिक परिवेश में उसको जो है जायज नहीं ठहराया जा सकता। निश्चित तौर पे माननीय न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को जो है सुमोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए ऐसे लोगों का, उनको कोर्ट में समन करके उनको हेवी फाइन करना चाहिए। सर, कहने वाली बात यह है कि आप लोग तो अभी जो है विपक्ष में है, अब मणिपुर का मामला हो, 5 किलो अनाज का मामला हो, अच्छा एयरपोर्ट बनाने का मामला हो, आपसे एयरपोर्ट छीनने का मामला हो, हर चीज में आप तो बीजेपी को ही इल्जाम ठहरा देते हैं। आप लोग की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी एक बेहतरीन लोकतंत्र को स्थापित करने की है। हमारी जिम्मेदारी जो है वो मजबूत विपक्ष को स्थापित करने की है। और लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में जो सरकार होती है उसकी जिम्मेदारी होती है सही से काम करना, सदन को चलाना। सरकार न सही से काम कर रही है, न विधि व्यवस्था सही चल रही है, लॉ एंड ऑर्डर सही चल रहा है। आप देख लीजिए मणिपुर में क्या हो रहा है, 90 दिन हो गए मणिपुर के अंदर, किस तरह से मैती समुदाय के बीच में क्या क्या हुआ आपने देखा कि एक ट्राइबल समाज की महिला को, आदिवासी महिला को जो है नग्न अवस्था में उसको परेड कराया गया, और जब वहां के मुख्यमंत्री से सवाल किया जाता तो बोलते हैं ऐसी सैकड़ों घटनाएं हैं, सैकड़ों FIR ऐसी की गई है। वो तो एक वीडियो हमारे आपके सामने आई, उस पर इतना बड़ा आक्रोश है। क्या किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहां पर, क्या किया केंद्र सरकार ने? पिछले दिनों ट्रेन के अंदर 3 लोगों की हत्या हो जाती है, योगी मोदी कर रहे हैं, और उसके हत्यारा जो है वो एक पुलिस का अधिकारी है, और वो बोलता है कि इस देश में रहना तो योगी मोदी को नेता मानना पड़ेगा, योगी मोदी कहना पड़ेगा। क्या स्थिति बना दिया आपने देश की? CBI को तोता बना दिया आपने, ED को तोता बना दिया आपने। इनकम टैक्स के नाम पे लोग हंस जाते हैं, ED के नाम पे लोग हंसते मुस्कुराते हैं, ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है। लेकिन फिर भी इन संस्थाओं का कुछ ना कुछ तो महत्व है ही है। NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो डेटा है, उस डेटा को आप उठा के देख लीजिए, आपको मालूम चल जाएगा कि किस तरह से मणिपुर के अंदर कितनी हिंसा बढ़ गई है आपके भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद, किस तरह से हरियाणा में हिंसाएं बढ़ी है, किस तरह से दिल्ली के अंदर दंगे हुए हैं। क्या हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? कैसे नूह के अंदर, मेवात के अंदर, गुड़गांव के अंदर हरियाणा हो गया? आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं कि ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, हमसे चूक हुई है, यही तो कहना चाह रहे थे ना वो अपने मीडिया के संबोधन में। खट्टर साहब वहां के मुख्यमंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि सबको कंट्रोल करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। नहीं तो आपको अगर कंट्रोल करना जिम्मेदारी नहीं है तो आपकी क्या जिम्मेदारी है? आपकी जिम्मेदारी पूंजीपतियों से मोटा रकम वसूलने की है, आपकी जिम्मेदारी घूस खाने की है। तो फौरन, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, फौरन उनका इस्तीफा आता था। आपने देखा रेल का इतना बड़ा हादसा हो गया, दुर्घटना हो गया, क्या रेल मंत्री ने इस्तीफा दिया? क्या जांच आया? उन्होंने बोला जांच आएगा, अभी अगर हम कुछ कर देंगे तो फिर कैसे रेल संभलेगा? आप
हर चीज में इस्तीफा मांगने, काहे इस्तीफा देंगे? इस्तीफा एक क्यों इस्तीफा? मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, Moral- मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर जी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती देश है। में बचा है नहीं, अब ये बचा नहीं, हम स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो आप भी तो यही कहना चाह रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं भी तो वही बात कर रहा हूँ। मणिपुर के सीएम का इस्तीफा हो गया होता जब वहां पर दंगे भड़क रहे थे। हरियाणा के सीएम का इस्तीफा हो गया होता जब ये नूह, मेवात और गुड़गांव के अंदर इतनी बड़ी घटना हुई। गुड़गांव को आप क्या बोलते हैं? आप गुड़गांव को ये बोलते हैं कि हम जो है गुड़गांव को एक ऐसा शहर बनाए हैं जहां पर विदेशों से कंपनियां आके अपने कारोबार को करती हैं, अपने ऑफिसेस को खोलती हैं। उस गुड़गांव में दंगा हो, विश्व के पटल पर आप कैसे गुरु बनेंगे? ऐसे गुरु बनेंगे? नहीं, विश्व के पटल पर आप ऐसे विश्व गुरु बनेंगे? आप यही बताएंगे? गूगल के एम्प्लॉइज क्या कहेंगे जाके? एप्पल के एम्प्लॉइज क्या कहेंगे जाके? बड़ी बड़ी एमएनसी के एम्प्लॉइज क्या कहेंगे जाके? यही कहेंगे कि हमारी ऑफिस जिस शहर के अंदर है, जो दिल्ली की राजधानी से महज 20-25 किलोमीटर और सदन से, पार्लियामेंट से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर दंगे हो जाते हैं और हमें ऑफिस में जाना पड़ता है। आप ये संदेश देना चाहते हैं? इसी तरह से विश्वगुरु बनना चाहते हैं? सर एक चीज बताइए, आप लोग का महागठबंधन बन गया इंडिया, अब लोगों को इंडिया से भी परहेज होने लगा है। क्या भविष्य है इंडिया का? और क्यों कहते हैं जो इंडिया का विरोध करता है, आप कहते हैं कि जो पाकिस्तान चले जाओ आप लोग? आपकी प्रवक्ता टीवी पे आके बोलती हैं भैया इंडिया से तुमको तकलीफ है तो चले जाओ, ऐसा क्या बोलते हैं आप लोग? अब सुनिए, ये पड़ोसी मुल्क जाने का रिवाज जो है इन्हीं के वीजा मंत्री दिया करते थे। आप लोग भूल गए। तो इनको इन्हीं के जवाब में जवाब दिया। मैं नाम नहीं लूंगा, ऐसे लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए, ठीक है? आजकल मालूम चला के बिस्तर पे है, तो इस तरह से भी नाम नहीं लेना चाहिए। बस मैं यही कहूंगा कि इन्हीं की भाषा में जवाब दिया जा रहा है, और जब इनकी भाषा में जवाब दिया जा रहा है तो इनके होश ठिकाने लग रहे हैं। जब क्या बोलते हैं, इंडिया से नफरत हो गई, इंडिया भ्रष्टाचारी है। तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आप कब तक किन किन लोगों से नफरत करेंगे, किन किन नामों से नफरत करेंगे? इस देश के अंदर मोहब्बत का पैगाम राहुल गांधी जी लेकर निकले हैं, और मोहब्बत का पैगाम उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 3500 किलोमीटर से ऊपर की यात्रा करके देश को मोहब्बत का पैगाम दिया है। और निश्चित तौर पर देश के अंदर एक फिजा बदली है, और उसका परिणाम आप लोगों को दिख रहा है। मीडिया चैनल के मेन लोग, उनके मालिक जब बीजेपी से राज्यसभा जाएंगे, जब राज्यसभा जाएंगे तो उनकी कमियों को तो दिखाया नहीं जाएगा, बल्कि उनकी जो कमियां हैं उसको और बेहतर करके दिखाने की कोशिश की जाएगी। ये बताएगा ये बहुत अच्छा हो रहा है। अब कुछ मीडिया चैनल वाले बोलेंगे हाँ अच्छा हो रहा है ना मणिपुर में। कहेंगे हम तो सच कहेंगे, हम तो सच कहेंगे। इस देश में भाईचारा जिस बात से बढ़ता है वो बात करेंगे। इस देश में लोकतंत्र जिस तरह से स्थापित होता है उसके लिए काम करेंगे। हम झूठ फरेब नहीं कर सकते। मोदी जी के बराबर कोई झूठ नहीं बोल सकता इस देश के अंदर, कोई नागरिक भी नहीं बोल सकता, नहीं तब छोड़ दिया। अच्छा, दूसरी बात, बिहार में कांग्रेस कब मजबूत होगी? बिहार में कांग्रेस मजबूत हो रही है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अखिलेश प्रसाद सिंह जी के नेतृत्व में अभी बिहार प्रदेश के अंदर भारत जोड़ो यात्रा निकली थी पिछले कुछ महीनों पहले। हम तमाम लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे, और संगठनात्मक कार्य चल रहा है, और हम लोग लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। पूरे बिहार प्रदेश के अंदर संगठन को मजबूत करने, संगठन को धारदार बनाने, संगठन को चुनाव लड़ने के कैपेबल बनाने, किस तरह से चुनाव प्रक्रिया होती है, किस तरह से नए आधुनिक जो तंत्र आए हैं चुनाव लड़ने के, उन तमाम तंत्रों को वर्कर को बताया जा रहा है, उनको ट्रेन किया जा रहा है, और जगह जगह जो है माननीय प्रदेश अध्यक्ष की मीटिंग भी लग रही है। निश्चित तौर पर उनका दरभंगा भी आगमन जल्द होगा। पिछले महीने भी वो दरभंगा आए थे, हालांकि किसी पर्सनल कार्यक्रम में आए थे, लेकिन कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है प्रदेश अध्यक्ष के आने से, और वो अब जल्द आने वाले हैं। यहाँ पर एक बड़ी बैठक भी होगी, और बैठक में फिर और भी निर्णय लिए जाएंगे। 24 में आपका इंडिया जीता तो इंडिया का प्रधानमंत्री कौन? देखिए, हमारे लिए इस देश में प्रधानमंत्री कौन होगा वो अहम है। हमारे लिए ये अहम है कि इस देश के अंदर एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हो। हमारे अंदर ये अहम है इंडिया गठबंधन के लिए कि इस देश के अंदर जो बेरोजगारी बढ़ गई है वो कम हो, जो महंगाई बढ़ गई है वो कम हो, पेट्रोल डीजल जो है 100 के पार हो चुका है वो नीचे आए, डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया जो 90 क्रॉस कर रहा है वो कम हो। हमारी फोकस इस पे है। प्रधानमंत्री का चुनाव थोड़ी ना होता है, चुनाव होता है एमपीज का, जो आपके हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। हम एमपी चुन के भेजते हैं, एमपीज सदन में अपना नेता चुनते हैं जो प्रधानमंत्री बनता है। लेकिन सामने ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, पूछ रहे हैं, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। लोग गलत पूछ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भ्रम फैला रही है।
भारतीय जनता पार्टी भरम कर वही पूछ रहा हूं, आप प्रधानमंत्री के लिए वोट करते हैं? बिल्कुल नहीं। किसको वोट करते हैं, किसके लिए? मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए? तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात कीजिए ना, काम तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को करना है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अपना नेता चुनना है। तो आप क्यों और हम क्यों उस पर जा रहे हैं भाई? इंडिया गठबंधन की जब एमपी जीत के आएंगे वो अपना नेता का चयन कर लेंगे। 2004 में भी ऐसे ही हुआ, 2009 में भी ऐसे ही हुआ। ये कौन सी नई बात है कि भाई प्रधानमंत्री का चयन होगा? बिल्कुल गलत बात है। देश के लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, देश के युवाओं को भड़काया जा रहा है, उनको मिसलीड किया जा रहा है। प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता, ये एमपी का चुनाव है। एमपी चुनिए, अपने यहाँ से बहुत बेहतरीन आदमी को एमपी चुनिए, वो एमपी अपना बेहतरीन व्यक्ति को अपना नेता चुनेगा जो देश का प्रधानमंत्री होगा। चलिए एक सवाल और है, बड़ा गंभीर सवाल है। जो जीत के आते हैं कहीं से, चले जाते हैं कहीं और, बिक जाते हैं या जो भी है, अब विचार के नाम पे जो भी कहिए, भ्रष्टाचार के नाम पे, फिर जाके उधर मशीन में धुल जाते हैं, आयरन वायरन हो जाता है, फिर मंत्री बन जाते हैं। ऐसे लोग जो आपकी पार्टी में हैं, चुनाव जीतने के बाद फिर कहीं वो पासा तो नहीं पलट देंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जो छोटे स्टेट हैं उनकी डायनेमिक स्टोरी अलग होती है। और मध्य प्रदेश के अंदर की जो स्थिति थी, आपने देखा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया वो 20-22 लोगों को लेके गए, तो वो एक अलग स्थिति थी, ठीक है। वो उनकी कुछ डिमांड थी, बहुत ज़्यादा एस्पायर कर रहे थे उस समय से पहले। आज तो मोदी जी के पीछे झोला लेके चल रहे हैं, कल को राहुल गांधी के साथ पैदल चलते थे, तो औकात नजर आ गई ना जाने के बाद। नहीं, मुझे ये जनता को आश्वस्त करना है कि आने वाले दिनों में अब कोई नहीं बिकेगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद था एक कांग्रेस में, मैंने बताया ना, जो व्यक्ति राहुल गांधी के साथ पैदल चल रहा हो, शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस, सबका जो साथ चल रहा हो, तो उन्हीं के भ्रम में 20-22 लोग चले गए उनके साथ। वो तमाम लोगों की वापसी हो रही है। अब आप देख लीजिए, आपने देखा नहीं क्या? अब अजीत पवार लौटेंगे, एनसीपी का मामला, इस पे मैं क्या टिप्पणी करूंगा? 70,000 करोड़ का घोटाला भारतीय जनता पार्टी कहती थी। 4 दिन पहले मोदी जी जाके कह रहे थे 70,000 करोड़ का घोटाला, सिंचाई घोटाला। और उसके बाद जो है उन्हीं को अपनी सरकार के अंदर जो है उन्होंने जो है उप मुख्यमंत्री बना दिया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि आप कौन सा पाउडर इस्तेमाल करते हैं अपने वॉशिंग मशीन में? जरा हम लोग को ही बता दीजिए। आपके पास पैसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर हमारे पास आपका एजेंसी नहीं है। बिल्कुल सही बात है, हमारे पास एजेंसी नहीं है, हमने कभी एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं किया। पहले के समय में 2014 से पहले अगर कहीं सीबीआई इंक्वायरी पहुंच जाती थी तो क्या हालत होता था। और आज आपके घर के बराबर में कहीं सीबीआई रेड होगी तो आप भी मुस्कुराइएगा, ईडी की रेड होगी तो मुस्कुराइएगा आप भी, इनकम टैक्स आएगा तो बोलेगा चलो छोड़ो, ये तो रोज का कहानी है। अच्छा चलिए, ये सब तो होता रहेगा। गठबंधन जैसे जेपी आंदोलन जो हुआ और जैसे सारी पार्टियां आई, एक मुद्दे को लेकर आए, चाहे वीपी सिंह का टाइम हो, वहां भी जो बोफोर्स का मुद्दा आया, मुद्दे को लेकर के चुनाव लड़ा गया। अभी आपके पास भी बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन जब मिल तो जाते हैं आप लोग, महागठबंधन बन तो जाता है, बरकरार नहीं रह पाता है। निश्चित तौर पर बरकरार रहेगा। कुछ देखिए, जब बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी एक साथ आती हैं तो कॉमन मिनिमम एजेंडा तैयार होता है। उस कॉमन मिनिमम एजेंडे के तहत ही सरकारें चलती हैं, चाहे वो राज्य की हो चाहे वो केंद्र की हो। मुद्दा इस वक्त तमाम राजनीतिक दलों के लिए ये है कि जनता बनाम नरेंद्र मोदी हो चुका है, जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी बनाम बेरोजगारी हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी बनाम महंगाई हो चुका है। ये मुद्दा है हमारा, और इसी मुद्दे पे हम चुनाव लड़ेंगे, निश्चित तौर पर जीत जाएंगे। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाला समय बताएगा किसका पाउडर कितना अच्छा, किसके दाग कितने अच्छे, और कौन कितना मजबूत होकर के आएगा, और मुद्दों पे लड़ाई होगी, न कि सांप्रदायिकता पे लड़ाई होगी। ये मैं अपने चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि मुद्दों पे लड़िए, सांप्रदायिकता पे मत लड़िए, ये देश को खोखला कर देता है। और इसी लिए आज हम मशकूर साहब के पास आए थे। आज कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत है, एक युवा नेता, एक लोगों को जोड़ने वाले नेता की जीत हुई है। वैसे मैं पत्रकार हूँ, मैं राहुल गांधी का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन नीतियों को जो देखता हूँ तो कहीं ना कहीं अच्छा लगता है, इसलिए ज़बान से ये बात निकल जाती है। तो शुक्रिया सर आपका बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद।